मेरा आईएएस आईपीएस के लिए भी हम भरे थे, बट इस बार एक्चुअली सिर्फ हम टारगेट किए थे कि आईएफएस में सिर्फ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में हो जाए, क्योंकि पिछले बार भी छूट गया था 19 नंबर से। अगले साल हम फिर कोशिश करेंगे। और इसका जो अपना जो जज्बा था बहुत ऊंचा था। उम्मीद था आज नहीं तो कल सफलता जरूर हासिल करेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास था। यूपीएससी ऐसा फील्ड है जहाँ पे सफलता और असफलता कोई गारंटी है नहीं, तो इसलिए सोचे थोड़ा एक्सपीरियंस ले लेते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि एट द एंड असफल हो गए तो फिर वापस वहाँ भी जा सकते हैं। ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बड़ी खुशी की बात है। इस वक्त यूपीएससी क्रैक करके आईएफएस मिला आदित्य भाई को, मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ उनको कि आपने आने वाले समाज में युवा पीढ़ियों के लिए भी एक मैसेज है। आपका शेड्यूल क्या था तैयारी में, यूपीएससी की तैयारी में? सच बात तो यही है, अराउंड 9-10 बजे के अराउंड उठते थे, जो सच बात है। और रात भर पढ़ाई करते होंगे? हाँ, थोड़ा मेरा रात वाला शेड्यूल था, रात में, क्योंकि थोड़ा शांति, वैसे दिल्ली जैसा पटेल नगर में जैसे हम रहे हैं। आप लोगों ने कहा कि मैं प्रोफेसर हूँ, मैं ऐसे कॉलेज का प्रोफेसर हूँ जहाँ तनख्वाह ही नहीं मिलती है। विशेष करके मैं अपने जीवन में कभी ये महत्व नहीं दिया कि सरकारी नौकरी वाले बहुत अच्छे हैं और जो प्राइवेट पढ़ाते हैं या इधर उधर घूम के ट्यूशन पढ़ाते हैं उसके महत्व कम है। ऐसी कोई बात नहीं है, मन में एक ईमानदारी निष्ठा के साथ मेहनत हो। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आपके एडीवी लाइव देख रहे हैं। एक कहावत है, एक शायरी है कि खुद ही को कर बोले इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। दरअसल बात यह है कि मैं भी इस वक्त मौजूद हूँ किशनगंज के पोवाखाली खानाबाड़ी गांव में, और खानाबाड़ी गांव इस दिन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि खानाबाड़ी गांव से किशनगंज का नाम रोशन करने वाला लाल है, जिसे हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। यह मेरे साथ मौजूद है आदित्य झा जी, जिन्होंने यूपीएससी पास करके पूरे किशनगंज से बिहार का नाम रोशन किया। इसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं यूपीएससी से जुड़ी हुई कि कैसे इन्होंने ये सफलता हासिल की है और इस सफलता को हासिल करने के लिए किन किन चुनौतियों से उसको गुजरना पड़ा, और इन्हीं चीज़ों को लेकर बात करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहे अंत तक। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यूपीएससी पास किए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थोड़ा बताइए आप क्या फील करते हैं अभी आप? फील तो अच्छा ही कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। पहले जो 3-4 साल से थोड़ा असफलता मिल रहा था, तो उसके बाद सफलता मिली है, तो जो प्रेशर था या फिर जो भी मन में नेगेटिव थॉट्स थे तो वो सब गायब हो गए हैं, तो अच्छा लग रहा है। तो कहा जाए कि हर असफलता के पीछे सफलता छिपी होती है। हाँ, मतलब अगर असफल हो रहे हैं आप और आपको असफलता का कारण पता चल जाए और आप उस दिशा में मेहनत करें तो सफलता तो मिलेगी। थोड़ा आप अपना जर्नी के बारे में बताइए, शुरुआत से, कि आपकी शुरुआत की पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई और अब कैसे आप आगे की पढ़ाई लिखाई, हायर एजुकेशन कहाँ से हासिल की, इसके बारे में बताइए। देखिए, शुरुआत में तो पढ़ाई लिखाई, जैसे अगर 20-25 साल यहाँ पे बात करें तो उस समय तो यहाँ पे उतना अच्छा व्यवस्था था नहीं, तो मेरी मम्मी मुझे लेकर के मेरे नाना जी के पास चले गए थे पूर्णिया में। तो मेरे नाना जी श्री भगवान झा हुए, तो उन्होंने काफ़ी एक तरह से कह लीजिए कि फाउंडेशन दिया मेरे, मतलब मैट्रिक तक कह लीजिए पढ़ाई लिखाई का वहाँ पे पूर्णिया में। 12th भी मैंने वहीं से किया, डीएवी से, फिर बाद में विजेंद्रा से। ठीक है, तो उस समय ही नाना जी कहते थे कि पब्लिक सर्विस में जाना चाहिए। हालांकि उनका थोड़ा मतलब रुतबा से था और पावर से था जो वो देखते थे आसपास, बट खैर उसके बाद तो आईआईटी किए और कॉलेज में चले गए, आईआईटी आईएसएम धनबाद में, बीटेक वहाँ कंप्यूटर साइंस से। तो उस समय जब एनजीओ से जुड़े हम वहाँ पे, तो असल में समझ में आया कि पब्लिक सर्विस किस लिए करना चाहिए। पावर और समाज से रिस्पेक्ट तो साइड में है, वो तो खैर मिलता ही है, बाकी सर्विस में ही मिलता है, बट जो आप खुद से जो परिवर्तन ला सकते हैं समाज में, तो वो काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट लगा हमको जब हम एनजीओ में जुड़े अपने कॉलेज में। तो वहीं से फिर हम सोच लिए थे कि क्योंकि आईआईटी किए हैं तो थोड़ा एक्सपीरियंस ले लेते हैं इस फील्ड में, तो उस वजह से सैमसंग में नौकरी के कुछ साल, और फिर सोचे कि उसके बाद अच्छे से तैयारी करते हैं, फिर देखते हैं जो होगा। तो इसलिए यूपीएससी का तैयारी 2021 कोरोना के बाद अराउंड स्टार्ट की है।
और अभी 4 साल बाद जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में मेरा हुआ है। 58वां रैंक जी, लाया। 58 रैंक का है। तो आप इससे पहले कितना बार और प्रयास किए जो असफलता आपको मिली? ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था। हाँ, तो 3 बार तो असफल हो ही रहते हैं, और क्योंकि इसका मल्टीपल स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो ऐसा कह लीजिए कि कभी प्रीलिम्स ना हुआ शुरुआत में, फिर मेंस में नहीं हुआ, फिर इंटरव्यू के बाद भी नहीं हुआ पिछले बार। तो यही है। इतना फेल करने के बावजूद भी फिर अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखते थे? कैसे आपको लगा कि नहीं, इसमें मेहनत करना ही है हमको? देखिए, फेल होने के बावजूद कभी ज़्यादा निराशा इसलिए नहीं होता था, क्योंकि लगता था कि जो भी हम कर सकते थे इस अटेम्प्ट में वो हम करने का कोशिश। मेरा बचा हुआ है वहाँ तक हम कोशिश करेंगे। हाँ, वहाँ तक कोशिश किए। फिर गलतियाँ भी पता चलती थी तो लगता था कि अभी उस दिशा में काम करना है, तो फिर निराश होकर क्या फ़ायदा। फिर घर वालों का भी सपोर्ट था, मम्मी का, पापा का, भाई बहन सबका, नाना जी नानी माँ तो आपको बताए ही हैं। तो उन सबका सपोर्ट था, दोस्तों का सपोर्ट था वहाँ पे, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा निराशा हुआ भी नहीं। ठीक है, कुछ दिन निराश होते थे जब रिज़ल्ट नेगेटिव होता था, तो लेकिन फिर ठीक है, फिर आगे की कैसे मेहनत करना है, क्या आगे अच्छा करना है, उसी दिशा में सोचते थे। तो खुद को पॉजिटिव रखने के लिए कोई सहारा देते थे, या फिर खुद को अपने आप से ही संभाल देते कि नहीं चलिए कोई बात नहीं, अब खुद ही से करते हैं? खुद को पॉजिटिव रखने के लिए देखिए जाए तो अगर जैसे दिल्ली में तैयारी कर रहे थे तो कुछ भी नेगेटिव हो जाता था रिज़ल्ट को लेकर के, तो घर वालों से बातचीत कर लिए, दोस्तों के साथ थोड़ा घूम फिर लिए, तो उससे थोड़ा जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो सब थोड़े चले जाते थे। जैसे प्रेरणा के बारे में कहाँ से आपको आया कि नहीं, कोई यूपीएससी करना है? तो क्या जो नाना आप जो बताए वहीं से आपको प्रेरणा मिली या फिर कहीं और से? आज देखिए, एकदम बीज का बात करेंगे प्रेरणा का, तो वो तो नाना जी दिए थे। हालांकि उनका मतलब कुछ और था, उस समय वो पावर को, प्रेस्टीज को देखते थे, बट एक्चुअल में उसके अलावा जो बात करें तो कॉलेज में जब हम एनजीओ से जुड़े तो हमको पब्लिक सर्विस में आने का मन किया, क्योंकि एनजीओ में आप जब लोगों के लिए काम करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप अपना काम करने के अलावा भी समय निकाल के अगर लोगों का मदद करते हैं तो वो कितना, मतलब कितने अलग तरीके से समाज में परिवर्तन ला सकता है। और क्योंकि एनजीओ में आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो आपके हाथ में है नहीं, तो बहुत तरह से आप रिस्ट्रिक्टेड भी हो जाते हैं। तो इस वजह से दिमाग में आया कि अगर पब्लिक सर्विस में हम जाते हैं, यूपीएससी का कोई भी सर्विस मिलता है, तो पब्लिक सर्विस में आप आप इंस्टीट्यूशन के पार्ट होंगे जहां आपको परिवर्तन लाना रिलेटिवली आसान हो जाएगा आपके लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो आईएएस हो, आप आईपीएस हो, आईएफएस हो, इनकम टैक्स में हो, आप जब बड़े लेवल पे जाएंगे तो पॉलिसी मेकिंग में हो। तो इस वजह से वहीं से हम सोच लिए थे कि तैयारी करना है। थोड़ा लेट हुआ क्योंकि सोचे एक्सपीरियंस ले लेते हैं। यूपीएससी ऐसा फील्ड है जहाँ पे सफलता और असफलता कोई गारंटी है नहीं, तो इसलिए सोचे थोड़ा एक्सपीरियंस ले लेते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि एट दी एंड असफल हो गए तो फिर वापस वहाँ भी जा सकते हैं। तो यही सब सोच करके तैयारी स्टार्ट की। बैकअप तो रखा हुआ है अपना इधर में? जी बिल्कुल, प्रैक्टिकल होना भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। बहुत ज़्यादा इमोशंस में बहना भी सही नहीं है। प्रैक्टिकल रहिए कि हाँ अगर ये नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे, तो यही सोच करके। आपकी इस यात्रा के परिवार का कितना साथ रहा आपकी इस यात्रा का? मतलब अब जैसे ज़्यादातर जैसा सबका रहता है परिवार का सपोर्ट, वैसा ही रहा है। पिताजी का, मम्मी का, नाना नानी का, भाई बहन सबका। तो ख़ास करके जैसे कि इकोनॉमिकली कह लीजिए या फिर इमोशनली कह लीजिए, मेंटली कह लीजिए, हर तरह से सपोर्ट रहा है। देखिए मतलब अपनों का सपोर्ट ज़्यादा ज़रूरी तब होता है जब आप असफल होते हैं। सफलता में या जैसे सब कुछ अच्छा चल रहा है तब तो लगता है कि ठीक है, कुछ दूर आगे अकेले भी चल लेंगे, लेकिन जब आप असफल होते हैं तो उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि साथ दें, है ना, और सब वो समझें कि हाँ प्रयास किया है या प्रयास की है, कोई नहीं हुआ कोई बात नहीं, आगे फिर प्रयास करेंगे। असफलता में भी परिवार वाले साथ थे आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपका शेड्यूल क्या था तैयारी में, यूपीएससी की तैयारी में? दिन का डे शेड्यूल? देखिए मेरा शेड्यूल तो अब जैसे एकदम सुबह उठने वाले में से तो हम हैं नहीं। सच बात तो यही है, अराउंड 9-10 बजे के अराउंड उठते थे, जो सच बात है। और रात भर पढ़ाई करते होंगे? हाँ, थोड़ा मेरा रात वाला शेड्यूल था। रात में क्योंकि थोड़ा शांति, वैसे दिल्ली जैसा पटेल नगर में जैसे हम रहे तो वहाँ पे थोड़ा हल्ला गुल्ला भी ज़्यादा होता था, तो थोड़ा लेट नाइट पढ़ाई 2, 3, 4 भी बच जाता था कभी कभी, तो वैसा ही रहा है। और 8-10 घंटा कंसिस्टेंट, कुछ लोग कहीं कहीं देखे भी हम कि
14 घंटा 18 घंटा बोल देते हैं, बट कंसिस्टेंट रहना ज़्यादा ज़रूरी है। 8 घंटा 10 घंटा आप दीजिए हर दिन। जाहिर सा बात है एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो 10 11 12 हो जाता है, बट जनरली 8 से 10 घंटा आप दीजिएगा तो बिल्कुल होगा। तैयारी के साथ कोई और कोई कुछ शेड्यूल था आपका, कुछ जैसे मतलब कुछ इन्जॉयमेंट के लिए हो, क्योंकि हर वक्त अगर तैयारी करते रहेंगे तो फिर इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो अपने आप को कुछ पॉजिटिव करने के लिए? देखिए वहाँ पे जैसे दोस्त लोग थे मेरे, स्कूल के भी हो जाएं या तैयारी की वजह से भी जो भी दोस्त थे या जो लोग वहाँ नौकरी कर रहे थे तो दोस्त लोग थे, तो वहाँ पे जैसे अगर कभी भी मन ना लगे या दिन भर में भी मान लीजिए तो चाय वगैरह पीने चले गए, कोई मूवी वूवी देखने चले गए वीकेंड में, है ना, या फिर खुद से ही ऑनलाइन या यूट्यूब पे कुछ देख लिए, तो ऐसे ही कर करके टाइम निकल जाता था। कुछ महीने 2 महीने हुए तो कुछ और लोगों से जो दूर में रहते हैं उनसे मिलने चले गए, और कभी कभी घर आना तो जैसे 6 महीने पे या 6-7 महीने पे आते हैं। हाँ, मतलब जैसे जब एग्ज़ाम हो गया लगा कि अच्छा खासा ब्रेक है 2 हफ्ता 3 हफ्ते का, तो आ जाते थे। अब 3 बार आपको असफलता मिली, एक बार लास्ट में चौथा अटैम्प्ट में आप इसको पास किया, तो क्या चौथे अटैम्प्ट से पहले कुछ रणनीति आप कुछ बदली पढ़ाई में या फिर तैयारी में, ऐसा कुछ? देखिए मैं मेंस में कम नंबर था, तो जो फॉरेस्ट का मेंस था उसमें कम था, तो क्या हुआ जो सीनियर्स थे जो ऑलरेडी क्वालिफाइड हो चुके थे पिछले बार, तो वो लोग काफ़ी हेल्प किए कि किस तरह से आप अपने मार्क्स को बेटर कर सकते हैं, तो उसी को फॉलो किए और उसी को फॉलो करने से इस बार मेंस में नंबर बढ़ा और उसी से जो है सिलेक्शन हो गया इस बार। तो यूपीएससी के बाद बहुत लोग आईएएस आईपीएस में जाते हैं, आप आईएफएस में ही क्यों गए? नहीं, जैसे मेरा आईएएस आईपीएस के लिए भी हम बढ़े थे, बट इस बार एक्चुअली सिर्फ हम टारगेट किए थे कि आईएफएस में सिर्फ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में हो जाए, क्योंकि पिछले बार भी छूट गया था 19 नंबर से। अगले साल हम फिर कोशिश करेंगे, है ना, कोशिश करेंगे कि हो जाए। आपकी यात्रा भी यहीं तक समाप्त होने वाली नहीं है? नहीं, मतलब हाँ बिल्कुल, मतलब अगर आईएएस में हो जाए तो पिछले अगले साल उसके लिए कोशिश करेंगे हम। अच्छा, आईआईटी धनबाद और बाकी सैमसंग में जैसे कि आपने वहाँ पर काम किया, तो कोई वहाँ से कुछ मदद मिली आपको यूपीएससी तैयारी करने में? जैसे कि क्योंकि सैमसंग तो कम्प्लीटली एक अलग फील्ड हो जाता है, सॉफ्टवेयर का फील्ड हो जाता था, तो वहाँ ऐसा कुछ मदद तो नहीं मिला, बट ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस वहाँ पे अच्छा था। काम करते समय ऐसा बहुत ज़्यादा काम का बोझ तो नहीं था, तो थोड़ा समय निकल जाता था पढ़ाई के लिए, ठीक है, बट इतना भी नहीं निकलता था कि लगे कि वहाँ से तैयारी हो पाएगा। और रहा बात कॉलेज का, तो कॉलेज में तो आपको बताया मैंने कि वहाँ पे जो दोस्त बने, कुछ लोग थे जो ऑलरेडी मेरे से वो वहीं से तैयारी में लग गए थे, तो उन लोग का हेल्प मिला कॉलेज में, बाद में उन लोग से हेल्प लिए, और जो एनजीओ का देन था वो भी कॉलेज से ही देन मिला था, तो यही सब वजह से जो ये सब कॉलेज और सैमसंग से बेनिफिट मिला हमको। किशनगंज जैसे छोटे शहर, आपकी सफलता में कुछ चुनौतीपूर्ण रहा है छोटे शहर से? देखिए यहाँ पे जैसे अगर कोई लोकल भैया होते हैं या कोई सीनियर होते हैं किशनगंज से, जो लोग पहले यहाँ से निकाले हुए होते और जान पहचान में रहते, तो थोड़ा बेटर गाइडेंस मिलता। जब गाइडेंस बेटर मिलता है तो गलती के चांसेस कम होते हैं, तो उसका थोड़ा अभाव हमको लगा। जो हम कोशिश करेंगे कि बाकी लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम कुछ हेल्प कर पाएँ या सपोर्ट कर पाएँ। उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस तरह की तैयारी कर रहे हैं? जो भी कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो यही संदेश है कि आप गाइडेंस अच्छा लीजिए। गाइडेंस मतलब हो सकता है कि कोई सीनियर हो, कोई भी हो सकता है कोई टीचर्स हो, बट गाइडेंस आप सही लीजिए, मल्टीपल गाइडेंस लीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही लोग से बात किया, 2 ही लोग से बात की, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद एक बार जब शुरू कर रहे हैं तैयारी तो एकदम पॉजिटिव माइंडसेट से, और जो भी गलतियाँ हो रही हैं या लोग कर रहे हैं उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। और बाकी घर वालों को भी यही है कि उन लोगों को भी सपोर्ट कीजिए, अपने बेटा बेटियों को, तो ज़रूर सफलता मिलेगी। सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि मेंटली लोग काफ़ी स्ट्रेस हो जाते हैं, खास करके जब घर से दूर तैयारी करते हैं। तो जब कभी ऐसा होता है कि जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो तो वो उस समय हो नहीं अवेलेबल, फ़ोन पे बात करना अलग हो जाता है, सामने रह के बात करना डिफरेंट होता है, तो बिल्कुल सपोर्ट तो ज़रूरी है ही है। किशनगंज के युवाओं को कुछ संदेश?
किशनगंज के युवाओं को तो यही संदेश है कि आपका जिस भी फील्ड में मन हो जाने का, कोई भी फील्ड हो सकता है, आजकल तो सब फील्ड अच्छे हैं, है ना। तो आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं या जो भी सपना लेकर के हैं, उसको छोड़िए मत, मेहनत करते रहिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए। तो हो सकता है इधर उधर होगा 1 साल 2 साल, बट सफलता आपको मिलेगी। आगे भविष्य में चल कर के किशनगंज के लिए आप कुछ करना चाहेंगे ऐसा कुछ, अगर मौका मिले तो आपको? देखिए, अब जैसा सर्विस जैसा अभी है, तो इसमें तो अब जैसा कैडर मिले और जहाँ पे मिले, तो उसका तो अभी हम कुछ कह नहीं पाएंगे, बट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी हो पाए, जैसे युवा, यहाँ के युवा को गाइडेंस करने का हो जाए, चाहे वो जैसे अब मैंने IIT भी किया है, तो IIT के फील्ड में हो जाए या UPSC के फील्ड में हो जाए, तो हम बिल्कुल हेल्प करना चाहेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से या मेरे फ़ोन नंबर के भी माध्यम से अगर वो कांटेक्ट करना चाहें मुझसे, तो हम बिल्कुल उनको गाइड करना चाहेंगे। और आपकी तैयारी के दरमियान आप कुछ कभी ऐसा कोई पल रहा होगा जो सबसे मुश्किल पल रहा होगा आपके लिए? सबसे मुश्किल तो हम लगता है कि जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे लास्ट ईयर में जब नहीं हुआ, तो ऐसा लास्ट ईयर सिविल भी था, मतलब IAS IPS वगैरह सर्विसेज के लिए और IFS के लिए दोनों नहीं हुआ, जबकि दोनों का इंटरव्यू दिए थे, तो लग रहा था कहीं ना कहीं हो ही जाएगा पिछले बार, बट नहीं हुआ, तो पिछले बार काफ़ी दुख महसूस हुआ था, बट ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। अब जो है बहुत बेटर है। हाँ, कंपैरेटिवली बेटर तो है। हाँ, IFS के बाद अगला लक्ष्य जैसे कि आपने बताया, क्या होगा वो अगला लक्ष्य? जैसे अब ऑल इंडिया सर्विस 3 है, IAS है, IPS और IFS है। तो टारगेट आपका कहाँ क्या तक है? टारगेट तो जैसे सबका मन रहता है कि IAS बने, हाँ, तो हम कोशिश करेंगे कि उम्मीद है कि सबके आशीर्वाद से ये भी हो जाए। चलिए, हम भी यही कामना करते हैं कि आपका ये सपना ज़रूर पूरा हो और भी ज़्यादा आप किशनगंज का नाम रोशन करें। उससे पहले, वीडियो एंड करने से पहले पिताजी से भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि बिना सपोर्ट के यहाँ तक पहुँच पाना मुश्किल है। आदित्य झा के पिता विष्णुकांत झा जी है और इनसे हम जानकारी चाहेंगे। कैसा महसूस हो रहा है सर? आपका लड़का आसमान छू लिया है एक तौर पर कहा जाए तो। ये गौरव का पल है, खुशी का भी पल है, और पहले आप लोगों को मैं धन्यवाद दूं कि सुदूर से आकर के आप लोग इस छोटा गांव में आदित्य झा का न्यूज़ कवरेज कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। मैं अति प्रसन्न हूं और समाज के लोग भी, और विशेष करके इस इलाके के नहीं पूरे ज़िला के लोग अति प्रसन्न हैं, खुश हैं। आप प्रोफेसर भी हैं, आप शिक्षा को कितना महत्व देते हैं? आपको शिक्षा के बारे में थोड़ा बताइए, अपने इलाके के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले इस इलाके के सभी गार्जियन को कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे को खुले हाथ से, खुले मन से उसको आज़ादी दें कि वो क्या करना चाहता है। और पढ़ने के मामले में शिक्षा का शिक्षक जो होता है, सबसे मूल चीज़ होता है, शिक्षक में कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। अच्छे शिक्षक के पास अपने बच्चे को पढ़ाएं, निश्चित रूप से उसके बच्चे अपना मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा, जो भी सोचिए। आदित्य झा जी तैयारी करते समय 3 बार फेल भी हुए हैं, आपको उस समय कैसा लगा? आपको क्या लगा कि आगे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं और आदित्य 3 बार निश्चित रूप से असफलता प्राप्त किया, लेकिन मुझे आत्मविश्वास था कि इनका लगन और इसका जो अपना जो जज्बा था बहुत ऊंचा था। उम्मीद था आज नहीं तो कल सफलता जरूर हासिल करेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास था और ये हासिल भी कर लिया। हाँ, ये तो हासिल भी किया है। सर, सबसे पहले आपको आदित्य जी ने बताया कि हमको UPSC करना है, या फिर कहाँ से आपको ये चीज़ पता चला सबसे पहले? और जब आपको पता चला तो आपका रिएक्शन कैसा था? UPSC करने के लिए मैं सबसे पहले, मैं बचपन में इसे चाहता था कि मैं इसके डॉक्टर बनाऊं। अच्छा, आपका सोच अलग था कि उसको डॉक्टर बनाए? हाँ, मेरा एक सोच था कि एक बच्चा डॉक्टर बन के समाज का सेवा कर सकता है और गरीब का भी मदद कर सकता है। ये मेरा सोच इस इलाके में, चूँकि हम लोग जिस सुरजापुरी कल्चर से आते हैं, और मेरा एक मन में पहले से था कि ऐसा तेज तो पढ़ने में बचपन से ही था ये, तो मेरा इच्छा था कि ये डॉक्टर बने। लेकिन इसका नाना टोटल बचपन से पढ़ाई लिखाई का टोटल गाइडेंस वही करते थे हमारे ससुराल वाले, तो उनको इंजीनियर की तरफ एक मोटिवेट किया। फिर
फिर ये बोले जो मैं पापा IIT करना चाहता हूँ। कि ठीक है, दैट सब कर सकते हो, जब तुमको इच्छा है उधर जाने का, तो मैं तुमको ज़बरदस्ती मैं किसी को थोपना नहीं चाहता हूँ, और ऐसे भी थोपना भी नहीं चाहिए। बच्चे को जिधर इच्छा हो उधर जाए, गार्जियन उसके साथ में पीछे खड़ा रहना चाहिए, चट्टान जैसा। यही भी था। तो आप बिल्कुल चट्टाने के साथ पीछे खड़ा रहे। मैं पहले भी था, अभी भी हूँ, बाद में भी रहूँगा। परिस्थिति जो भी आएगा मैं इसके पीछे हूँ। आपकी और तरफ से कितना सपोर्ट था इस तैयारी के दौरान? मेरे तरफ से क्या, मैं तो क्या बोलूँ, मैं आप लोगों ने कहा कि मैं प्रोफेसर हूँ। मैं ऐसे कॉलेज का प्रोफेसर हूँ जहाँ तनख्वाह ही नहीं मिलती है। हाँ, बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, वित्त रहित कॉलेज है ये। हमारे कॉलेज से हमारे मोटा मोटी 500 से 600 विद्यार्थी शिक्षक में बहाल हुए हैं। कई मेडिकल में है, कई IIT कॉलेज में है, अच्छे जगह पर हैं। लेकिन हमारे कॉलेज से पढ़ने वाले बच्चे सरकारी तनख्वाह का लाभ उठाते हैं, लेकिन हम लोग सरकारी तनख्वाह का लाभ नहीं उठाते हैं। फिर भी हम लोग विशेष करके मैं अपने जीवन में कभी ये महत्व नहीं दिया कि सरकारी नौकरी वाले बहुत अच्छे हैं और जो प्राइवेट पढ़ाते हैं या इधर उधर घूम के ट्यूशन पढ़ाते हैं उसके महत्व कम है। ऐसी कोई बात नहीं है। मन में एक ईमानदारी निष्ठा के साथ मेहनत हो तो निश्चित रूप से उस ईमानदारी और निष्ठे के पैसे पर बच्चे की तरक्की निश्चित अच्छी होती है। और मैं होम ट्यूशन भी पढ़ाता था, आज भी मैं पढ़ाता हूँ। पौवा खाली में मेरा अचीवर कॉन्वेंट अचीवर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जहाँ लगातार ISC 7वां बैच निकला है इस बार। और ग्रामीण क्षेत्र में, चूँकि यहाँ के सारे बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, गरीब के बच्चे जो साइंस ले लेते हैं वो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं। और 7 बैच में आज तक कोई बच्चा सेकंड डिवीजन नहीं किया, टोटल फर्स्ट डिवीजन नहीं किया है। और मुझे लगा कि इससे अच्छा कोई काम नहीं है। पैसा तो सारे लोग कमा लेते हैं, लेकिन एक किसी घर में एक बच्चा अगर सक्सेस हो जाए, पढ़ लिख के कोई नौकरी पा जाए, कोई बिजनेस में सफल हो जाए, अच्छा नागरिक बन जाए, इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ नहीं है। मैंने इसी का काम किया। जैसे कि आपने कहा कि आदित्य जी को डॉक्टर बनाना चाहते थे, तो डॉक्टर बनाने के लिए कभी बोले थे कि आप डॉक्टर की तैयारी करो? डॉक्टर हाँ, तो मेरा सोच था कि मैट्रिक के बाद मैं इसको जो है मेडिकल के लिए भेजूंगा। इसका इजहार किए थे कभी आदित्य जी? हाँ, मैं आदित्य से कहा भी था कि बेटा तुमको डॉक्टर बनना है, लेकिन ये नाना से ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। हाँ, क्योंकि नाना इनके शहर के थे, मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ। नाना के ज़्यादा करीबी थे। नाना से बहुत प्यार है इसको, बहुत ज़्यादा। नाना इसको बचपन से ही पाला पोसा, सब कुछ किया है। और चूँकि हम लोग गांव से तो पढ़ने लिखे व्यवस्था नहीं थी, तो इनके नाना जी जो है बहुत अच्छा इनका कोऑपरेट किए थे। और मामा भी बहुत इसका सपोर्ट किया, मॉरल बूस्टर दिया है, बूस्ट किया है मामा भी इसका। आज जो भी है बहुत अच्छा है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। इससे आप बहुत खुश हैं? बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। ये आदित्य जी के पिताजी हैं, विष्णुकांत झा जी, प्रोफेसर भी हैं। आदित्य झा जो कि UPSC पास करके किशनगंज का नाम रोशन किया है, आज इस खास मौके पर कोचा धवन के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद साहब आए हुए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या बधाई देना चाहेंगे आदित्य झा जी को? नहीं, प्रतिभा को हम लोग सम्मान करने आए। हमारे किशनगंज जिले ठाकुरगंज प्रखंड रसिया पंचायत खानाबाड़ी गांव से आदित्य कुमार झा जी, जो प्रोफेसर विष्णुकांत झा जी, जो सुशीला हरि इंटर कॉलेज तुलसिया में प्रोफेसर हैं बायोलॉजी के, उनके सुपुत्र हैं। तो ये सूचना मुझे पहले मिली थी, मैं दिल्ली में था, तो फेसबुक के माध्यम से इनको बधाई दिया था। अब मैं परसों लौटा हूँ, तो सोचा कि इनके घर पे जाकर के इनको बधाई देता हूँ। ये पूरे किशनगंज ज़िले के लिए, ठाकुरगंज प्रखंड के लिए, इनके पूरे परिवार के लिए, हम सब के लिए, बिहार के लिए गौरव की बात है कि किशनगंज के गांव से आने वाला, खानाबाड़ी गांव से अपने सफ़र की शुरुआत कर ये पूर्णिया से अपने जो है प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किए। फिर जो है ISM IIT धनबाद से इन्होंने कंप्यूटर साइंस में BTech किया और ये तैयारी किए। और UPSC 2025 की परीक्षा में इन्होंने 58वां रैंक लाकर पूरे बिहार, किशनगंज और अपने परिवार का नाम रोशन किया। इसीलिए हम लोग आज इनको और इनसे मिल कर के बधाई देने के लिए आए हैं। और दूसरे जो युवा साथी हैं जो ये ख्वाब पाले हुए हैं कि मुझे भी UPSC करना है, तो ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो इनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। मैं फिर से इनको और अपने पूरे जिला की ओर से पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आदित्य झा जी के घर पर ही मौजूद हैं और राहिल जी है जो कि मुबारकबाद भी देने आए हैं। क्या कहना चाहेंगे राहिल भाई?
नहीं, मुबारकबाद तो तांता लगा हुआ है उस दिन से। आप देख ही रहे होंगे कि अब आप पहले मुबारकबाद दे चुके हैं, लेकिन हाँ, आज मैं फिर दे चुका दोबारा- हूँ क्योंकि ये मामला मेरा घर का है। हाँ, मेरा मामला मेरा घर का है। और एक कहिए तो समझ लीजिए कि एक उस्ताद की तरह हमारे जैसे उनके लिए उनका फादर है और हम लोगों के लिए उस्ताद की तरह है। ये नहीं कि अपने बच्चे को सिर्फ वो इस वक्त पढ़ाया, बल्कि वो समाज में हर एक के बच्चे के लिए उतना ही सोच रखता है। मैं सर का सोच को सलाम करता हूँ शुरू से ही, क्योंकि अब देखे होंगे कि उस दिन से जो है बहुत सारे लोग आना जाना शुरू किया है। ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बड़ी खुशी की बात है। इस वक्त यूपीएससी क्रैक करके आईएफएस मिला आदित्य भाई को। मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ उनको कि आपने आने वाले समाज में युवा पीढ़ियों के लिए भी एक मैसेज है और आपको देख के वो लोग जो है उमंग पर है और उन लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए ये सिर्फ मैसेज आपने क्रैक नहीं किया यूपीएससी, बल्कि एक समाज में एक मैसेज दे दिया कि आप भी आइए, शामिल होइए, आपका भी जो है आप भी पास कर सकते हैं। देश की सबसे मुश्किल परीक्षा होती है ये यूपीएससी। तो क्या लगता है कि कोई भी अगर इस तरह से मेहनत करे तो उनको भी सफलता जरूर मिलेगी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से, किसी भी फील्ड में से हो? हाँ, नहीं, क्यों नहीं। अब सोचिए ना कि भाई अब खानाबाड़ी से हमारे आदित्य भाई ने ऐसा किया है। जाहिर सी बात है कि देश से कई सारे ऐसे मैसेज आए हैं इस वक्त। आपने देखा कि इस वक्त यूपीएससी में फर्स्ट में अभी शक्ति दुबे ने वहाँ बनारस से आईएफएस में गया, आईएफएस कैडर में, तो हाँ आईएएस में गया। तो अब पता है कि भाई कई कितने बार वो विफल हुए, फिर जा कर के मुझे 5th अटेम्प्ट में शायद मुझे लगता है कि वो पास की। तो अब उनको लेके देख लिए कि उनके साथ अब आदित्य भाई ये भी 4th अटेम्प्ट पे पास किया। तो ये कहीं ना कहीं एक मैसेज है कि आप अगर चलते हैं, गिरते हैं, फिर संभलते हैं, फिर चढ़ते हैं, तो ये एक पड़ाव है ना। ये एक मैसेज जाता है कि एक पड़ाव है, संभलिए, उठिए और फिर आगे बढ़िए। जी। तो क्या लगता है कि आदित्य झा जी जैसे लोग प्रेरणा बनेंगे यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के लोगों के लिए? बनेंगे कि अब तो बन चुके हैं, वो बन चुके हैं, तभी तो बधाई देने लगे हैं लोग, है ना। और अब इंतज़ार है उनको कि कहाँ फिर दोबारा जो है उनको लेटर मिले। अब इंतज़ार है, जाएंगे जॉब में। अब तो प्रेरणा बन चुके हैं वो। सबसे बड़ी बात ये उनके साथ साथ मैं तो सर को भी कहूँगा, विष्णुकांत सर को, कि सर आप दूसरों के प्रति, दूसरों के जिस तरह आपने अपने औलाद के प्रति आपने सोच रखा, और अब दूसरों के प्रति भी आपका शुरू से ऐसा सोच है, और शायद कि इसी तरह से ये आपको इस तरह का जो है बुलंदियों तक आपको मौका मिला जाने का।